हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट में। मैं अनिल कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास की इकोनॉमिक्स। और 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ाएंगे वो वन शॉट वीडियोस, यानी हर दिन एक चैप्टर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा यहाँ पे। तो जितने भी वीडियोस मिलेंगे वो एक चैप्टर पूरा एक ही दिन में एक ही वीडियो में होगा क्लियर। तो ज़्यादा देर नहीं करता मैं और स्टार्ट कर देता हूँ आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है वो पहले इंट्रोडक्शन की बात करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो एक वर्ड से बना हुआ है और उस वर्ड का नाम है मैक्रोस। मैक्रोस का मतलब होता है बड़ा। इस बड़ा वर्ड से बना हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और एक वर्ड है माइक्रो। तो माइक्रो जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रोस जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए यूज किया जाता है और मैक्रोस जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए यूज किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, माइक्रो का मतलब छोटा और मैक्रो का मतलब बड़ा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अर्थव्यवस्था की छोटी इकाई, सबसे छोटी से छोटी इकाई का अध्ययन करते हैं, यानी जो एक यूनिट होती है अर्थव्यवस्था के अंदर उसका अध्ययन करते हैं, उसका स्टडी करते हैं। और यहाँ पे जो स्टडी किया जाएगा पूरी इकोनॉमी को एज ए होल स्टडी किया जाएगा, इसलिए इसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये ये स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, ये पूरी इकोनॉमी का एक साथ स्टडी किया जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स का यदि बात करें, देखो तो भाई, इकोनॉमिक्स की जो यूनिट्स होती हैं, दो यूनिट होती है, एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर। किसी भी इकोनॉमी के अंदर जाएं तो दो ही चीज़ मिलेगी आपको, या तो कंज्यूमर या प्रोड्यूसर। आप खुद भी देखेंगे तो या तो कंज्यूमर होंगे या फिर आप प्रोड्यूसर होंगे। यदि आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं तो आप कंज्यूमर हैं। आप किसी वस्तु को बना रहे हैं तो प्रोड्यूसर हैं। अब यदि मैं कंज्यूमर के बारे में इंडिविजुअली स्टडी करूं तो वो माइक्रो, और यदि प्रोड्यूसर के बारे में इंडिविजुअली स्टडी किया जाए तो भी माइक्रो। पर पूरी इकोनॉमी का एक साथ स्टडी किया जाए तो वो कहलाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑन द लेवल ऑफ होल इकोनॉमी। पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं का और आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाएगा। अब डिफरेंस यदि पढ़ा जाए कि माइक्रो और मैक्रो में क्या फर्क है, तो माइक्रो और मैक्रो के बारे में यदि डिफरेंस पढ़ा जाए तो डिफरेंस ये है कि ये एक इंडिविजुअल या एक हाउस होल्ड कह लो, या एक फर्म कह लो, या फिर एक इंडस्ट्री कह लो, यहाँ पे सारी चीजें वन यूनिट है, वन यूनिट। तो वन यूनिट का बिहेवियर हम स्टडी करते हैं माइक्रो में, जबकि मैक्रो में आप होल इकोनॉमी का स्टडी करते हैं। ठीक है, एक यूनिट का नहीं, पूरी इकोनॉमी का। ठीक है, जैसे हमारा देश भारत, उस भारत की अर्थव्यवस्था, तो पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे, पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, तो मैक्रो के अंदर किया जाएगा। तो जरूरी नहीं है मैक्रो का यूनिट पूरे देश से रिलेटेड हो। मैक्रो का जो है वो आप राज्य के हिसाब से भी ले सकते हो, ठीक है, वो आप डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी ले सकते हो। तो मैक्रो डज नॉट मीन कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, और जनरली मैक्रो का मतलब यही निकाला जाता है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था। पर मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स को एक साथ पढ़ने की बात कही जाएगी। यहां पे बात किया था एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का, मतलब संसाधनों को कैसे बांटे, है ना। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहां अराइज होती थी। तो संसाधन बांटते थे। संसाधन कैसे बांटे, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये माइक्रो में पढ़ा था हमने।
मैक्रो क्या करता है, मैक्रो जो है वो संसाधनों के बंटवारे की ही बात नहीं करता है, ये ओवरऑल आउटपुट की बात करता है, ओवरऑल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इनकम, ये पूरी अर्थव्यवस्था के लेवल पे ओवरऑल आउटपुट, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट, ओवरऑल इनकम, इनकी बात करता है। इसके बारे में यहाँ पे यदि हम बात करते थे तो यहाँ पे हम डिमांड पढ़ते थे 11th क्लास में, डिमांड सप्लाई, पर ये डिमांड और सप्लाई जो होता था ये किसी एक गुड्स का होता था, वन गुड्स का, ठीक है। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो हमें पढ़ना है, एग्रीगेट डिमांड पढ़ना है और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ना है। तो एग्रीगेट और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में एक गुड्स नहीं होते, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, सारे वस्तु और सारी सेवाएं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में शामिल की जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहां पे इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ा जाता है और इंडिविजुअल एजेंट, यहां पे एजेंट कौन होगा, यहां पे माइक्रो के अंदर एजेंट है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, ये एजेंट है यहां पे, ठीक है। यदि हम मैक्रो के एजेंट की बात करें तो मैक्रो में डिसीजन किसके बिहेवियर की बात करें, कौन डिसीजन लेता है मैक्रो के अंदर, तो मैक्रो के अंदर डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, मैक्रो के अंदर डिसीजन लेता है इंस्टीट्यूशंस, जैसे सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं ये मैक्रो लेवल पे डिसीजंस लेते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या वो सभी इंस्टीट्यूशंस जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करते हैं, वो सारे मैक्रो के एजेंट कहलाएंगे, जबकि माइक्रो के एजेंट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर होते हैं। इसके बाद यदि हम माइक्रो में इक्विलिब्रियम पढ़ते थे, माइक्रो में इक्विलिब्रियम पढ़ते थे, माइक्रो में इक्विलिब्रियम पढ़ते थे तो वन गुड्स का, किसका, वन गुड्स का, इसलिए इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम कहा जाता था, पार्शियल, जबकि यहां एक गुड्स का नहीं करते, यहां इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं पूरी इकोनॉमी का, होल इकोनॉमी का, पूरी अर्थव्यवस्था का संतुलन। तो यहां पे जब इक्विलिब्रियम बनाते थे तो हम दो चीजें लेते थे, एग्रीगेट डिमांड और यहां पे लेते थे दो चीजें, डिमांड और सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता था माइक्रो में। जबकि मैक्रो की बात करें तो मैक्रो के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसे होता है, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड है और ये एग्रीगेट सप्लाई, जहां पे दोनों कट करते हैं वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का। अब इसलिए इसे पार्शियल इक्विलिब्रियम कहा जाता है और इसे जनरल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। पार्शियल इस वजह से क्योंकि एक गुड्स की बात करता है और जनरल इस वजह से कि सारी गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता है, पूरी अर्थव्यवस्था की बात करता है, इसलिए, ठीक है। जब आप माइक्रो पढ़ रहे होते हैं तो ये मानते हैं कि मैक्रो वेरिएबल्स फिक्स्ड है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जब मैक्रो पढ़ रहे होते हैं तो आप ये मानते हैं कि माइक्रो वेरिएबल फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अब यदि हम एक पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स का मतलब क्या है, विरोधाभास, विरोधाभास कहते हैं पैराडॉक्स को। विरोधाभास का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का अर्थ है कि जब कोई बात आपस में एक दूसरे को ही कट करती है, दो बातें आपस में एक दूसरे को ही कट करती हैं तो विरोधाभास है। यानी कोई एक स्टेटमेंट ऐसा है जो आपने स्टेटमेंट दे तो दिया पर वो स्टेटमेंट अपने आप में फॉल्स प्रूव हो जाता है स्वयं में ही, तो उसे कहते हैं पैराडॉक्स। तो ऐसा ही माइक्रो मैक्रो के साथ पैराडॉक्स है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या कहता है, विरोधाभास क्या कहता है कि यदि एक व्यक्ति माइक्रो लेवल पे देखें और एक इंडिविजुअल लेवल पे देखें और वो इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारी सेविंग करता है, मतलब पैसे कमा रहा है, कुछ खर्च कर रहा है, बाकी पैसे बचा रहा है, तो यदि वो सेविंग करता है तो जाहिर सी बात है इंडिविजुअल लेवल पे वो आगे जाके अमीर बन जाएगा, समय धीरे धीरे पैसा बचाते जाएगा, उस पैसे को बचा के वो और धनी होता जाएगा, धीरे धीरे धनी होता जाएगा इंडिविजुअल लेवल पे देखे तो। पर यदि यही बात सारे लोग करने लग जाए
सारे लोग अपने पैसे सेव करने लग जाए। यहाँ सेव का मतलब बैंक में रखा हुआ पैसा नहीं है, यहाँ सेव का मतलब है घर में रखा हुआ पैसा, क्योंकि बैंक में रखा हुआ पैसा इनडायरेक्टली इन्वेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ सेविंग का मतलब है कि आपके घर में जो पैसा रखा हुआ है वो सेविंग। तो एक इंडिविजुअल आदमी अपने घर में पैसा सेव करके रखता है तो धीरे 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 वो धनी होता जाएगा, पैसा बढ़ता जाएगा, उसके पास धनी होता जाएगा। बट यदि सारे लोग सेव करने लग जाए, सारे लोग ही पैसा बचाने लग जाए, तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, तो अपने आप पॉवर्टी और गरीबी जो है वो पूरे देश में, पूरी अर्थव्यवस्था में फैल जाएगी। तो पूरी अर्थव्यवस्था में वो पर्टिकुलर व्यक्ति भी तो शामिल है। यदि पूरी अर्थव्यवस्था में पर्टिकुलर व्यक्ति भी शामिल है तो फिर वो कैसे अमीर होगा? तो कहने का मतलब यह इंडिविजुअल लेवल पे आप देख रहे हो तो सेविंग करना बड़ा फायदेमंद चीज है, और यदि आप पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पे देख रहे हो तो सेविंग करना वो गलत है, वो अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। इसी को कहते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। अब मैक्रो का यदि हम स्कोप की बात करें, मैक्रो का स्कोप, तो यदि मैक्रो के स्कोप की बात की जाए स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र। किसका? मैक्रो का। तो मैक्रो का क्षेत्र क्या? क्षेत्र का मतलब क्या क्या पढ़ना है उसको कहते हैं क्षेत्र। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है उसे कहा जाएगा क्षेत्र। तो क्षेत्र में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे नेशनल इनकम। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वही है स्कोप। आपके चैप्टर्स जो है ना इसके अंदर उन्हीं को स्कोप कहा जाता है। चलिए, कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भैया बताओ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो डरने की कोई जरूरत नहीं, अपने चैप्टर्स के नाम लिख देना, वही है स्कोप। जो पढ़ना है वही स्कोप है। तो क्या पढ़ना है आपको? नेशनल इनकम पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और क्या पढ़ना है आपको? और थ्योरी ऑफ मनी, मनी के बारे में पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप, ये पढ़ना है। और क्या पढ़ना है आपको? गवर्नमेंट का बजट पढ़ना है, और क्या पढ़ना है आपको? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, और फॉरेक्स पढ़ना है। ये चैप्टर्स के नाम है, इसी को स्कोप कहा जाता है कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व क्या है? क्या महत्व है इन सब चीजों को पढ़ के? कोई फायदा है इसको पढ़ के? हाँ, तो सबसे पहले बात तो ये कि किसी भी अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक जानना हो तो मैक्रो पढ़ना जरूरी है। सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व क्या है पढ़ के, क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं आप इसे, सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस भी हो सकता है। क्या इंपॉर्टेंस है इसका? तो सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस में सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के बारे में विस्तार से जानना है तो वो कहां से पता लगेगा? मैक्रो पढ़ के। ठीक है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको बताएगा कि उस अर्थव्यवस्था में बजट कितने का बनता है, उस अर्थव्यवस्था में मुद्रा कौन सी काम करती है, उस अर्थव्यवस्था में क्रेडिट क्रिएशन कितना होता है, उस अर्थव्यवस्था का बैंकिंग सिस्टम कैसा है, उस अर्थव्यवस्था की नेशनल इनकम क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी के अंदर आता है। ठीक है, बेरोजगारी कितनी है, तो ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी के अंदर आता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के बारे में जानना हो आपको तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। रोड मैप, ये रोड मैप है किसके लिए? ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये रोड मैप है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब सुनिए, ग्रोथ से यहां मतलब है जीडीपी। ठीक है,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी कितना किस देश का बढ़ रहा है, कितना किस देश का कम है, वो उस देश की ग्रोथ तय करता है। और जीडीपी आप कैलकुलेट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब है स्थिरता। देखो, कोई भी इन्वेस्टर ऐसे इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहता है जहां स्टेबिलिटी हो, जहां बहुत ज़्यादा रिसेशन भी ना आए और बहुत ज़्यादा मार्केट बूम भी ना करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट बूम करता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, और बहुत ज़्यादा रिसेशन आता है तो डिमांड ही खत्म हो जाती है। तो इन्वेस्टर ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता है जहाँ पे स्टेबिलिटी हो, ना ज़्यादा महंगाई हो ना ज़्यादा मंदी। तो स्टेबिलिटी आपको बताता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है किस प्रकार से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। हाँ जी, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बाद आगे बढ़े तो बीओपी स्टेटस, बीओपी स्टेटस बैलेंस ऑफ पेमेंट देश का क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब एक्सपोर्ट कितना करता है अर्थव्यवस्था में और इंपोर्ट कितना है अर्थव्यवस्था का। इकोनॉमी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लेवल से ही बैलेंस ऑफ पेमेंट तय होता है। उसके बाद पॉवर्टी, पॉल्यूशन, ये सारी चीजें जो हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे तय किया जाएगा कि इसे कैसे ठीक करना है, कौन सी चीजें प्रोड्यूस करनी है, कौन सी चीजें का प्रोडक्शन रोकना है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी कौन फॉर्मेट करती है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है किसी भी देश के अंदर दो चीजें, दो संस्थाएं हैं जो पॉलिसी फॉर्मेट करती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये दोनों पॉलिसी मेकर है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लेता है उसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, और सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी लेता है, पॉलिसी बनाता है, उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए ये दोनों लेते हैं, ये राजकोषीय पॉलिसी हिंदी में कहें तो, और ये मौद्रिक नीति यदि हिंदी में कहा जाए तो। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट राजकोषीय नीति लेती है और सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है आपके, सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है, वही मोदी वाली बीजेपी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी। ठीक है, उनकी गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो है। चलिए, तो इस प्रकार आपका पहला चैप्टर जो है वो रिवाइज हो गया। तो उम्मीद है वीडियो में जितनी बातें बताई गई है वो समझ में आया होगा। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।